बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, जब हमारे घर पर मुश्किल सूरत हाल आती है तो हमारे घर का सरबराह हिम्मत करता है और कुछ ना कुछ भागदौड़ करता है ताकि अपने घर को इस माशी सूरत हाल से बचाया जा सके, किचन में राशन डलवाया जा सके, बिजली के बिल अदा किया जा सके और गैस का बिल अदा किया जा सके। कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना पाकिस्तान को है, जिसके सरबराह मौजूदा वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो तगदो में लगे हैं कि मुल्क को कर्जों से निकालकर माशी तौर पर मुल्क को मुस्तहकम किया जा सके। आज सबसे पहले हमने इस टॉपिक पर बात करनी है। पहले अपने जो एनालिस्ट हैं उनका तारुफ आपसे करवाते चले। मुर्तजा सोलंकी साहब हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। शनीला अमार साहिबा ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद स्टूडियो में हम खुशामदीद कहते हैं ताहिर नईम मलिक साहब को, जबकि लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं आजम चौधरी साहब, आगा इकरार हारून साहब। सबसे पहले मुर्तजा साहब, आपकी जानिब आते हैं। ये सवाल जो स्ट्रेट अवे आप तक रखते हैं वो ये है कि कर्ज के जाल से बच निकलने के लिए सियासी जमातों में मिसाके मईशत बुनियादी शर्त है या नहीं? से इस पर बात कर रहे हैं और बात यह है कि जिस तरह के माशी हालात हैं और जितने कर्जे हैं पाकिस्तान पे और जो हल्ला बुहरान पैदा हुआ इस वजह से कि एक IMF से हमारा मुआहदा मौजूद था जो मुअत्तल था पिछली हुकूमत की तरफ से, और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिसके नतीजे में ख़तरा था कि मुल्क दिवालियापन का शिकार हो सकता है। श्रीलंका की मिसालें दी जा रही थी। तो ऐसे में अब IMF का प्रोग्राम जो है वो भी बहाल हो रहा है और इसी हवाले से हमने देखा कि जो यूक्रेन की जंग की वजह से जो तेल की जो कीमतें हैं उसमें जो इजाफा हुआ था उसमें कुछ कमी भी आई है, जिसका ऐलान आपने कल देखा जी। लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं इस मुल्क के वो तब तक हल नहीं हो सकते जब तक जो बड़े बड़े जो मसाइल हैं, मुल्क के टैक्स का निज़ाम, ये खर्च कैसे करने हैं, इस तरह के बहुत से अहम सवाल, वफाकी इकाइयों और वफाक के दरमियान ताल्लुकात, तो ये बगैर एक मीसाक मईशत के मुमकिन नहीं है। तो अभी तो हम शायद इस मुश्किल से निकल जाएंगे, हम शायद ICU से बाहर निकल आएंगे, लेकिन वो बीमारी है उसका इलाज हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और ये जो सियासी जो सफबंदी है उसमें इस पर इत्तेफाक करना पड़ेगा कि इस मामले पर हमने सियासत नहीं करनी। मुल्क की मुआशी सिमत कैसे जाएगी और जो बड़े बड़े अहदाफ हैं मुआशी वो क्या हैं, उस पर हमें एक इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। इसी को मिसाक मईशत कहते हैं और मैं समझता हूँ कि आज नहीं तो कल हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि इस हुकूमत के पास कितना वक्त है, लेकिन मुस्तकबिल का रास्ता है, अच्छे मुस्तकबिल का रास्ता मिसाक मईशत से गुजर के ही जाता है। सही है, यानी कि आप कह रहे हैं कि हाँ, मिसाक मईशत से गुजर के ही हमारी जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। शनील साहब, आपकी जानिब आते हैं। अभी आपने सोलंकी साहब की गुफ्तगू सुनी है। उन्होंने कहा कि हम ICU से जनरल वार्ड तो शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जनरल वार्ड से हम घर तब जाएंगे जब हम अपनी बीमारी को खुद एहतियात करेंगे, फल खाएंगे, अच्छी चीजें खाएंगे और इसके अलावा अपना खुद ख्याल रखेंगे। आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं हैं? और मिसाक मईशत बुनियादी शर्त है या नहीं है? देखिए, अगर आपको याद हो कि जो मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, जब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने तब के वजीर आजम इमरान खान साहब को तब भी पेशकश की थी कि आए मिलके बैठते हैं और मिसाक मईशत करते हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क की जो इकोनॉमी के हालात हैं हम सबको मिलके इसके लिए काम करना होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने हस्बे मामूल अपनी अना को ज्यादा मोतबर जाना और उनकी पेशकश पे कोई मुस्बत जवाब उनको नहीं दिया। देखिए, IMF की तरफ से अगर हमारा मुआहिदा हो गया या हम कर्जे लेके इकोनॉमी चला रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना ही ये कोई बहुत खुशी की बात है हमारे लिए।
तमाम जमातों को मसाके मैशत के ऊपर आना ही होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे फैसले हैं जो तमाम जमातें अगर मिलकर इकट्ठा लेंगी तो इससे मुल्क का फायदा है। देखिए, जैसे अगर हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, हमने पीआईए के बारे में सोचना है, स्टील मिल के लिए सोचना है, जो हमारी पावर जो पावर प्लांट्स हैं अगर उनको हमने प्राइवेटाइज करना है। देखिए, सर्कुलर डेट हमारा जो एनर्जी का है वो 850 अरब हो चुका हुआ है। तो अगर हमने डिस्कोस को अपने प्राइवेटाइज करना है तो हमें चाहिए कि तमाम जमातें मिलकर बैठे, क्योंकि अगर एक जमात फैसला करती है तो दूसरी जमात उसके ऊपर सियासत करना शुरू कर देती है, उसकी टांगे खींचना शुरू कर देती है। अगर हमने एफबीआर के अंदर रिफॉर्म करने हैं तब भी हमें चाहिए कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें और आपस में मिलकर फैसला करें, क्योंकि जब आप कोई ऐसा फैसला कंसेंसस के साथ करते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह आपको जो अगर आपने अमीर तबके के ऊपर टैक्स लगाना है, बहुत से ऐसे इदारे जो टैक्स नेट से बाहर हैं उनको आपने टैक्स के अंदर लेके आना है, तो तब भी आपको तमाम जमातों की तायद चाहिए होगी। तो ये वजीर आजम की तरफ से ये पहले भी ऑफर आती रही, अब भी आती रही है। जाहिर है अभी वो कोalition गवर्नमेंट में है, बहुत सी जमातें उनके साथ है, लेकिन एक ऑपोजिशन की बड़ी पार्टी जो है वो उनकी इस ऑफर को अभी तक कबूल नहीं करी। तो मेरा अपना ख्याल है कि पीटीआई को मुल्क के मफाद के अंदर अब इस ऑफर को कबूल करना चाहिए। देखिए, वो सिवाय इलेक्शन के किसी और बात के ऊपर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन भी होंगे, जाहिर अपने वक्त के ऊपर होंगे, पार्लियामेंट जब अपना टेन्योर पूरा करेगी इलेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन अगर इस वक्त मुल्क के मफाद को देखते हुए, हालात को देखते हुए अगर वो वज़ीर आज़म साहब की ऑफर को कबूल करते हैं तो ये एक बड़ा अच्छी बात होगी और हमारी आइंदा इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, मुल्क को कर्जों के जाल से निकालने के लिए और बार बार IMF के पास ना जाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तमाम जमातें मिल बैठे और मिसाके मईशत की तरफ जाएं। ठीक है शर्नील साहिबा। अच्छा ताहिर साहब, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं IR इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स से भी आप पढ़ाते हैं, उसके तालिब इल्म और प्रोफेसर भी हैं, ये मुझे बताइएगा माजी के झरोकों में झांक कर कि माजी में कौन कौन से ऐसे ममालिक थे जो कि अपने मुल्क को इस माशी बहरान से निकालने के लिए उन्होंने सर जोड़ा, तमाम जमातों ने और मुल्क की जो मुल्की इदारे हैं उन्होंने सर जोड़ा और अपने मुल्क को दोबारा उसकी टांगों पर खड़ा किया। और आप ये बताइए कि उस बात के पेश नज़र मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को इस वक्त कितनी जरूरत है कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आकर मिसाके मईशत शर्त की बुनियाद पर जो है वो एक पेज पर आ जाए। देखिए, मईशत जो है वो हुकूमत के लिए नहीं होती, रियासत और आवाम के लिए होती। तो जो चीज़ रियासत और आवाम के लिए हो उसके अंदर मैं अपना पैटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने माशियात की तारीफ़ ही ये की है कि पॉलिटिक्स, सियासियात की उन्होंने तारीफ़ की है, पॉलिटिक्स इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इकनॉमिक्स। तो अब अगर आप चर्चिल को देखें, दुनिया के अजीम रहनुमाओं को, दीगर को देखें जिन्होंने दूसरी जंग अजीम, पहली जंग अजीम के बाद जापान के रहनुमाओं को देखें, जर्मनी को देखें, फ्रांस के देखें, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें विरसे में तबाह हुआ मुल्क मिला। उन्होंने कहा हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, वट एवर इट टेक्स, और एक कॉन्सेंसस क्रिएट किया। तो इंडिया की आपको मिसाल देता हूँ कि 1991 में इंडिया की मईशत पाकिस्तान से ज़्यादा बुरी थी क्योंकि वो नेहरूवियन सेंट्रल प्लान मॉडल पे थी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वहाँ 1991 में वजीर ख़जाना बने। उन्होंने इकनॉमिक लिबरलाइजेशन का एक प्लान दिया। तो 1991 के बाद बहुत सारी कोएलिशन वीक गवर्नमेंट रही, बीजेपी की गवर्नमेंट रही, लेकिन हर गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का ओन किया। उसकी वजह से आज इंडिया दुनिया की एक बड़ी मईशतों में है। इसी तरह चाइना को देख लें, चाइना में हमें तसलसल नज़र आता है, शी जिनपिंग से लेके और जो पिछले उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी है। जो बुनियादी नज़रिया था माशी तरक्की का, अहदाफ का, उसे अब यहाँ ये है हर सियासी पार्टी स्टील मिल की निजकारी की बात करती है, हर सियासी पार्टी जो है वो गर्दिशी कर्जी की बात करती है, हर सियासी पार्टी खसारे में चलने वाले खरबों रुपए मालियत के कौमी खजाने पे बोझ को कम करने की बात करती है। लेकिन जो ही वो बात करती है मुखालिफ सियासी जमातों के लोग स्टील मिल के बाहर कैंप लगा लेते हैं उनके साथ। तो वो बुनियादी इस्लाहात का जो एजेंडा है, आज रूस भी अगर आप देख लें, पुतिन, तो गोरबाचोव के बाद जो पुतिन का हमें तसलसल नजर आया, क्यों रिसर्जेंस हुई है? रिसर्जेंस से मुराद वो रूस जो डिसइंटीग्रेट कर गया, आज दोबारा एक वो सुपर पावर है, वहाँ पॉलिसियों का तसलसल है। तो इसके लिए मैं ये समझूंगा इमरान खान साहब का जो रवैया है
वो देखें कि कश्मीर पे ब्रीफिंग हो आर्मी चीफ की, वो और अहम मामलात हों, वो अक़वाम मुत्तहिदा के इशू हों, वो उसमें नहीं आते। तो मईशत में हम अपने अवाम से जंग नहीं कर सकते, हम अपने रियासत से जंग नहीं कर सकते। अब ये जो श्रीलंका में जो कुछ हुआ है, लबनान में जो कुछ हुआ है, इसने हमें झंझोड़ दी है। तो अगर हम ये स्टेप्स नहीं करते तो फिर रियासत को शदीद ख़तरात ला के, और उसका पहला टेस्ट केस ये है कि सियासी माजराई ख़त्म की जाए, और ये जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ नफरत है मईशत और ठीक सियासत है, में, यानी कि इससे आप काम कह की रहे हैं कि नहीं आपका जवाब हाँ में है। हाँ में है। हाँ में, चलिए ठीक है। आगा साहब, वजीर आजम पाकिस्तान, उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है और उन्होंने ये दुआ भी की है कि ये आखिरी मुआहिदा हो IMF के साथ पाकिस्तान का, और इसके बाद वो कहते हैं कि हम कोशिश भी करेंगे कि आगे कोई मुआहिदा ना हो, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाए। तो कर्ज के जाल से निकलने के लिए जो सियासी जमातें हैं उनमें मिसाके मईशत बुनियादी शर्त है या नहीं, आपका ओपिनियन क्या है? जी बिल्कुल बुनियादी शर्त है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जहां तक बात की है आपने ऐसे जाल की जिसमें हम फंसते चले जा रहे हैं, तो आपको ये याद होगा कि PMLN की जो लास्ट गवर्नमेंट थी तब IMF के साथ आखिरी उन्होंने किया था कॉन्ट्रैक्ट, IMF के चुंगल से निकल आई थी PMLN। उसके बाद वो जो है फिर, यानी कि अभी उस जमाने में वो धरने, वो साजिशें हो रही थी, फिर भी हम IMF के धरने अपना उससे चुंगल से निकल आए थे। देखिए इसमें एक बड़ी खूबसूरत, अभी मलक साहब बात कर रहे थे, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी जी। एक जमाना था कि 5 ईयर प्लान आता था, जिसको हम 5 साला मनसूबा कहते हैं, जी जी, जो कि कॉन्टिन्यूटी होती थी। फिर कैपिटलिस्ट जो वर्ल्ड है उसको ये लफ्ज़ 5 साला मनसूबा या 5 ईयर प्लान से थोड़ी सी नफरत सी है, चिड़ सी है, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान या 10 ईयर्स प्लान जो हैं ये उन ममालिक में आते हैं जो फुली अपने आप को कैपिटलिस्ट नहीं कहते हैं। जी जी। तो उन्होंने आखिरकार पाकिस्तान से 5 ईयर प्लान का लफ्ज ही खत्म करवा दिया। जी जी। अब हम कोई प्लान नहीं रखते हैं, अब हम विजन रखते हैं। बस अब विजन तो विजन होता है जी, उसके मुताबिक एक प्लान बनना होता है जी। देखा ये गया है, विजन ही रह जाता है, प्लान नहीं बनते हैं। तो ये तो हमने अपनी जिंदगी ठीक है। आगा साहब आपने हाँ में जवाब दिए है, आजम साहब के पास जाना चाहेंगे। आजम साहब, आपने देखा कि 5 साल के लिए हुकूमत एक आती है और उसे एक पेपर वर्क करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी 3 साल और कभी 4 साल हुकूमत पूरे कर पाती है। उसके बाद जो नई हुकूमत आती है वो फिर नया पेपर वर्क करती है। ये जो मिसाके मईशत है, ये एक ऐसी टर्म होनी चाहिए कि वो मुसलसल चलती जाए। आपको क्या लगता है, ये जरूरी है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 5 साल मंसूबे की मिसाल मैंने क्यों दी है, उसमें ये नहीं होता था कि एक गवर्नमेंट आके 5 साल मंसूबा देती थी। आजम चौधरी साहब आपसे सवाल किया है। होता था, 2 गवर्नमेंट्स भी उसके अंदर रहती थी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जी इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जिस हम मुआशी बदहाली में से गुजर रहे हैं, हमें इस वक्त एक इस्तेहकाम की ज़रूरत है और उसके लिए हमें डायलॉग की ज़रूरत है। तमाम पार्टियों को एक पेज पे आने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म ने चंद रोज़ पहले उन्होंने यही बात की थी कि हमें मिसाके मुआशत करना चाहिए ताकि हम मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल उसमें से निकल सकें। सही। देखिए इस वक्त गवर्नमेंट इस पे पूरी तरह, कम से कम वज़ीर आज़म की जो बातें हैं उनसे लगता है कि गवर्नमेंट इस पर कमिटेड है, वो करना चाह रही है मिसाके मुआशत, क्योंकि उतनी देर तक किसी ना कोई स्टेट मजबूत होती है ना उसकी जमहूरियत मजबूत होती है जब तक उसकी मुआशत मजबूत नहीं होती। जिस तरह मलक साहब ने पहले बड़ी डिटेल से हमें आलमी सूरत हाल से आगाह किया, देखें पाकिस्तान के अंदर आज तक इतने बुरे हालात हमने पहले कभी नहीं देखे मुआशत के, जो ये गवर्नमेंट जिनसे निमट रही है। अगर साबका गवर्नमेंट ने बर वक्त अपनी IMF के साथ अपने मुआहदे पूरे कर लिए होते शायद आज हम इस सूरत हाल में ना पहुँचते, लेकिन कब तक हम IMF के सामने हाथ फैलाते रहेंगे, उनसे कर्जे मांगते रहे। देखें ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कर्जों के साथ ना घर चलते हैं ना हुकूमतें या ना मुल्क चलते हैं, हमें उससे जान छुड़ाना पड़ेगी। अगर आज ये तमाम लोग, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर एक पेज पर आ जाएं, जिसमें कि सबसे अहम रोल मैं समझता हूँ अपोजिशन का है, PTI का है, जो इस वक्त सिर्फ इलेक्शन की बात कर रही है लेकिन मुल्क की सालमियत की बात नहीं कर रही। इस वक्त मुल्क की सालमियत मुआशत से जुड़ी हुई है।
अगर आज हम मिसाके मुशत कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि हम इन मुश्किलात से निजात पा सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है और आजम अगर आज साहब, हमने ये आप वक्त समय खो तमाम दिया, जो हमारे तो हमें एनालिस्ट हैं उन्होंने मजीद हाँ में जवाब दिया है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से बाखबर से हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। मुल्क में सियासी महाजराई, तोहमत, बहतान, ये तमाम चीज़ें जो है वो सरगर्म अमल हैं। सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी तो करती ही हैं, लेकिन सियासी वर्कर्स और सियासी जमातों को पसंद करने वाले या नापसंद करने वाले भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आज का दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद सियासी माहौल में बढ़ती अदम बर्दाश्त कम होती दिखाई दे रही है या नहीं? सोलंकी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद सियासी कशीदगी कम होने के इम्कानात नज़र नहीं आते। इसलिए कि जो ज़्यादातर तखमीने हैं उसमें यही लग रहा है कि पीटीआई, जिनके पास 20 नशिस्तें थीं जो खाली हुई हैं, वो बरकरार नहीं रख पाएगी। और पहले से ही खान साहब ने अपना बयानिया बहुत दुश्मनी का बनाया हुआ है, दर्जा हरारत को पहले ही बहुत बुलंद किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर इम्कानात इसके हैं कि ये जो 20 नशिस्तें हैं वो गालिबन जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, उनके पास चली जाएंगी अक्सर। तो उनकी जो शिद्दत है बयानिए की, जो नफ़रत के ज़्यादा करीब है, मुखालफत कम और नफ़रत और दुश्मनी ज़्यादा है, उस तरफ उसके जाने का इम्कान है। सही। ये अलग बात है कि मैं समझता हूँ कि अगर जैसा कि तखमीने हैं कि पीटीआई को बुरी तरह से शिकस्त होती है जो इलेक्शन है परसों, तो उसके नतीजे में जो इलेक्टेबल्स हैं उनके पीटीआई से हटने का अमल तेज़ी से शुरू होगा। अभी से कुछ सीनियर सियासतदान जो उनके इत्तेहादी हैं वो ऐसे बयानात दे रहे हैं कि जिस रास्ते पर खान साहब चल पड़े हैं वो तबाही का रास्ता है। तो जो आपका सवाल है उसका जवाब तो मेरे पास यही है कि शिद्दत में कमी नहीं आएगी, क्योंकि एक जमात और उसके एक लीडर जो है वो बज़िद हैं कि हर सूरत में मौजूदा पार्लिमान और सियासी निज़ाम को उल्टा दिया जाए। अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं, तो मैं नहीं तो कोई भी नहीं। शरीला साहिबा, ज़िमनी इंतखाबात के बाद सियासी माहौल में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त में कमी होगी या नहीं, आप क्या कहती हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ मुर्तजा सोलंकी साहब से कि इसमें कमी नहीं होगी। लेकिन जो ये अदम बर्दाश्त का जो कल्चर हमारी सियासत के अंदर आया, इसका ताल्लुक इन ज़िमनी इलेक्शन से तो है ही नहीं। इसका ताल्लुक तो इमरान खान की तर्ज सियासत के साथ है। जब से वो सियासत के अंदर आए हैं, उनकी तर्ज सियासत सिर्फ यही रही है कि मैं सबसे ईमानदार हूँ, मैं सबसे मुहब्बे वतन हूँ और मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ। जो मेरे मुखालिफ सियासतदान हैं वो चोर हैं, करप्ट हैं, वो गद्दार हैं। और जब वो ऐसा बयानिया ले रहे हैं तो इस बयानिया का असर उनके सपोर्टर्स में भी हो रहा है कि वो इमरान खान के अलावा बाकी तमाम सियासतदानों को चोर, करप्ट समझते हैं, जिसके बहुत से वाकयात हमने देखे भी हैं कि किस तरह मुखालिफ सियासतदान की वो किरदार कशी कर रहे होते हैं, गालम गलोच कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे होते हैं। अगर इमरान खान साहब को अगर आप देखें, उन्होंने अपनी सियासत में कभी भी पार्लियामान की बालादस्ती की बात नहीं की, कभी आइन और उसकी कानून की बालादस्ती की बात नहीं की, कभी अदारों की तौकीर की बात नहीं की है। जो इदारे उनके साथ होते हैं वो उस वक्त उनसे खुश होते हैं, जैसी इदारे उनके से हटते हैं वो उनकी किरदार कशी करना शुरू कर देते हैं। अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें देखें दो सिनेरियो, अगर तो वो जीतते हैं तो वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। वो कहेंगे जी मैं तो बड़ा पॉपुलर हूँ आवाम के अंदर, देखें मैं तो जीत गया, अब तो हर हाल में ही वफाकी हुकूमत खत्म होनी चाहिए और मेरे जो मैं चाह रहा हूँ उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर वो हार जाएंगे तो वो इस इलेक्शन को मानेंगे नहीं, वो कहेंगे कि जी धांधली हुई है, हमारे खिलाफ सबने धांधली की है, और वो और ज्यादा सड़कों पे आएंगे और ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज, अपनी एहतजाजी सियासत को जारी रखेंगे। तो दोनों सूरतों में उनकी सियासत जो एहतजाजी ही होगी, चाहे वो हार जाए चाहे वो जीत जाए। तो जो अदम बर्दाश्त का कल्चर है उसका ताल्लुक उनकी सियासत से है, इन ज़िमनी इलेक्शन से नहीं है। तो वो मुझे कम होती नजर नहीं आ रही, बल्कि मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है इन इलेक्शन के बाद। ठीक है मलिक साहब, हम देख रहे हैं कि लाहौर में हमदर्द चौक पे नज़ीर चौहान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनके दफ्तर पर धावा बोला जाता है, 10 से 12 अफराद वहां आते हैं और उनके 2 से 3 लोगों को जख्मी कर दिया जाता है। ये अभी कल्चर चल रहा है। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि ये जो अदम बर्दाश्त चल रही है ये कम होती दिखाई देगी? ज़िमनी इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, तमाम लोग पुरसकून हो जाएंगे?
देखें, अभी जो शहनीला ने बताया कि सियासत में या जमहूरियत में आप दूसरे फरीक का वजूद को तस्लीम करते हैं, सियासी मुखालफत है, वो ज़ाती मुखालफत में नहीं ढलनी चाहिए। तो मैं आपको ये वाक़या सुनाता हूँ कि पंजाब के दो ख़ानदानों में दुश्मनी थी और दोनों रसागीर के बदमाश थे। तो एक का जो थे चौधरी इलियास जट ख़ानदान और गोजरा के बड़ाइज ख़ानदान। तो जब इनके मर्डर हुए तो बड़ाइज ख़ानदान ने अपनी बच्चियों को स्कूल जाने से मना कर दिया, घर भेज। तो चौधरी इलियास जट मरहूम ने उन्हें पैगाम भेजाया कि आप मेरे मुखालिफ हैं, ज़ाती मुखालिफ थे वो, आपकी बच्चियाँ मेरी मुखालिफ नहीं है। आपने मुझे किस किरदार का समझा कि मैं आपकी बच्चियों की तालीम का मुखालिफ हूँ? तो उन बदमाशों के, रसागीरों के, डाकुओं के भी कोई अखलाकियात थी जिन्हें हमने जायल समझा। तो हम जब इस अखलाकियात से भी गिर गए हैं। अब दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि पूरे बड़े सगीर की तारीख में इससे बड़ा कोई वाक़या नहीं हुआ कि इंडिया तकसीम हो गया। इससे बड़ी कोई पोलराइजेशन माज़राई नहीं थी। लेकिन जो गांधी थे उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो टाइटल था मोहम्मद अली जिन्ना का कायद आज़म, उसको सनद अता की कि ख़तो किताबत में उन्होंने लिखा माई डियर कायद आज़म। तो पूरे इंडिया में जो कांग्रेस के हामी थे कायद आज़म कहने लगे, और कायद आज़म ने जब जवाब दिया तो उन्होंने माई डियर बापू। तो ये वो रवायात हैं, सियासत में अच्छी रवायात काम अब हो क्या रहा है, स्टेज से बदतमीजी करने वाले को शाबाश तालिये लीडर बजा रहा है, टॉक शो में बदतमीजी करने वाले के साथ को उसी वक्त पैगाम व्हाट्सएप पे आज तुम छा गए हो। तो कोई ऐसा लीडर है जो इसका इखलाकी मेयार ये हो कि बदतमीजी पे कहे कि कल से ये टॉक शो में नहीं जाएगा, कल से जलसे में तकरीर नहीं करेगा। इस बदतमीजी को ख़त्म करने के लिए मैं एक उस्ताद हूँ और मैं बहुत तशवीश का शिकार हूँ कि मेरे जो नौजवान हैं बच्चे, उनका ये पूरा हक है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करें, नून लीग को, पीपल्स पार्टी, लेकिन बदतमीजी इखलाक से गिरी गुफ्तगू करना उनकी हक नहीं। हम अपने नस्लों के मुस्तकबिल को दाव पे लगा रहे हैं। सियासत में अच्छी रवायात और जो माशरा लिसानी एतबार से, मजहबी एतबार से इंतहा पसंदी, फ़िरका वारियत में तकसीम हो, अगर उसमें सियासी तकसीम आ जाएगी तो फिर तो हमें बाहर से दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप हाँ में जवाब देंगे या ना में जवाब? मैं हाँ में जवाब दूंगा, क्योंकि उसमें यह कि लीडरशिप के लिए ये कोई इशू नहीं। अब एहसन इकबाल साहब के साथ एक वाकया हुआ, लेकिन उसकी आगे जो वाकये में उस खानदान शर्मिंदा हो गया। बर्दाश्त में कमी आएगी, आप ये कह रहे हैं? और कमी नहीं आएगी। और इमरान खान साहब ने उसकी तारीफ की कि ये बड़ा अच्छा हुआ है उनके साथ। ठीक है आगा साहब, आपने देखा है कि एहसन इकबाल साहब के साथ क्या हुआ, और माजी में आपने देखा कंटेनर के ऊपर चढ़कर OAIG के लफ्ज भी, अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। तो आप क्या समझते हैं कि ज़िमनी इंतखाब के बाद सियासी माहौल में बढ़ती अदम बर्दाश्त में कमी आएगी या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में ज्यादा होगी। एहसन इकबाल साहब, आपको याद होगा कि उनके ऊपर गोली भी चलाई गई, उस PMLN के लोगों के मुंह के ऊपर स्याहियां फेंकी गई। वो कौन लोग थे करने वाले? वो PTI की वही तरबियती याफ्ता एक ब्रिगेड है ना। बात यह है मदिया कि हमने तारीख में देखा है कि जब एक पॉपुलिस्ट लीडर को बनाया जाता है, पॉपुलिस्ट लीडर बनते हैं, पैदा नहीं होते हैं। मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं इस बात करने की। जब एक पॉपुलिस्ट लीडर को बनाया जाता है, तमाम इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जिसमें मजहब का भी टच होता है, जिसमें गाने का भी टच होता है, जिसमें उसके यानी कि उसकी एक लाइफ का भी टच होता है, जिसमें ज़िंदगी में उसने कोई नौकरी ना की हो, कभी कोई काम ना किया हो, लेकिन वो एक सक्सेसफुल आदमी हो। जहां भी पॉपुलिस्ट लीडर, ट्रंप की मिसाल आपके सामने, जब भी पॉपुलिस्ट लीडर को क्राफ्ट किया जाता है तो वो किसी की अपनी शिकस्त को कभी नहीं मानता है। हर पॉपुलिस्ट लीडर के सो कॉल्ड इलेक्शन जब भी होता है या कोई चेंज ऑफ रजीम होती है, थ्रू प्रोसेस मैं कह रहा हूं, वो उसको नहीं मानता है। यानी कि इलेक्शन तो अब शुरू हुए, पॉपुलिस्ट लीडर तो बहुत पहले से आ रहे हैं हमारे पास। जब भी यानी कि मोनार्च जब शिफ्ट करते थे, किसी और को अपना कैंडिडेट लेकर आते थे, पॉपुलिस्ट लीडर किसी की नहीं मानता है। ना मुल्क उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ना अफराद, ना माशरा, ना अदारे। पॉपुलिस्ट लीडर सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सही है, और ये बहुत खौफनाक काम है। मैं डर रहा हूं, ये बिल्कुल मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। हम लाहौर में बैठे हुए हैं, हम डर रहे हैं। मुझे ये डर है कि इन्होंने 1:30-2 बजे के बाद बहुत दंगा फसाद कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन तो ये हार चुके हुए हैं। 16 सीटों के ऊपर इनको अच्छी तरह पता है कि 16 सीटें इन्होंने लूज कर दी हुई है टेक्निकली स्पीकिंग। बाकी इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा। सही है, ठीक है। आदम साहब, आप क्या कहते हैं कि जो अदम बर्दाश्त है इसमें कमी आएगी या नहीं आएगी?
मदीहा, दिन ब दिन तलखियाँ बढ़ रही हैं, सियासत के अंदर बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब आप देखें कि ये सिर्फ ऊपर वाले लेवल पे नहीं, अब गली मोहल्ले की सतह पर आप अदम बर्दाश्त हमें नज़र आ रही है। और जिस तरह आगा साहब बात कर रहे थे ना, इस दफ़ा जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, खुदा न खासा जो हमें यहाँ पे लग रहा है ये खूनी इंतखाबात हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ आपने माजी में चंद दिन पहले भी कुछ वाक़यात यहाँ पे देख लिए हैं, और इलेक्शन वाले दिन भी नज़र आ रहा है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन इस पे अदम बर्दाश्त को ख़त्म करने के लिए आपको एक, मैं समझता हूँ कि जिस तरह मिसाक जमहूरियत की बात की जाती है, मिसाक मईशत की बात की जाती है, आपको एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इस पर इकट्ठे होना चाहिए। कब तक आप कौम को इस तरह लड़वाएंगे? ये आग अब सिर्फ किसी एक तरफ नहीं है, ये आग हर तरफ लगी हुई है। आप सिंध के हालात देखें, आज सिंध में क्या कुछ हो रहा है। छोटा सा वाकया, उसने वहाँ पे आग लगा दी है। बलदियाती इलेक्शन है, उस पर बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। तो इस पे जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, दूसरा सोशल मीडिया इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि पहले आप देखें कि सोशल मीडिया नहीं होता था तो थोड़ा सा बर्दाश्त का मुजाहरा किया जाता था। अब हर बंदे के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, और कोई भी बंदा दूसरे की ना बात सुनने को तैयार है, ना बर्दाश्त करने को तैयार है। और जब दलाइल ख़त्म होते हैं, फिर गाली गलोच शुरू होती है, और वो इस वक्त हो रहा है। इस पे जब तक सारे एक पेज पे इकट्ठे नहीं होंगे, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि सख्ती के साथ पाबंदी करनी पड़ेगी, हद मुकर्रर करनी पड़ेगी, और सोशल मीडिया के कवानीन को मजबूत कर पे उसके ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। तब जाके हम शायद इस पर काबू पा लें, वरना नज़र नहीं आ रहा कि इस पे अदम बर्दाश्त की सूरत हाल को हम जो है ना कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तमाम पैनलिस्ट के जवाबात हमारे आ चुके हैं। मुर्तज़ा साहब ने भी नहीं में जवाब दिए है, शनीला साहिबा, ताहिर साहब और आजम साहब, इकरार साहब ने भी यही कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद ये जो गालिब की सियासत है, गालम गलोच का कल्चर है, ये ख़त्म होता या कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। नाज़रीन, हमने आगे बढ़ना है। हमने आपको ये बताना है कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दे दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है। डीजल 40.54 रुपए, जबकि पेट्रोल जो है वो 18.50 रुपए फी लीटर कम करने का ऐलान अब कर दिया गया है। अब अगला जो टास्क वो ये है कि जो कमी आई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, उसको आवाम तक, निचली सतह तक पेनिट्रेट कर दिया जाए। यानी कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आप अशिया ज़रूरिया खरीदते हैं, उनकी कीमतों में भी इसका असर आना चाहिए। सवाल यह है कि पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद हुकूमत ग्राहकों और किरायों की कमी में किरायों में जो कमी है वो उस टास्क में कामयाब हो सकेगी या नहीं? सुलंगी साहब, आपसे ये सवाल है। देखें जी, फौरी तौर पर तो इसका एक फ़ायदा होगा, लोगों की कुछ मदद होगी। लेकिन आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है डीज़ल की कीमत में हुई है, 40 रुपए के करीब। और डीज़ल का जो इस्तेमाल है वो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी होता है, जी, हमारी गुड्स की ट्रांसपोर्ट में भी होता है, और ज़राअत में भी होता है, ट्रैक्टर्स वगैरह, ट्यूबवेल्स। बिल्कुल। तो इस वजह से उसका ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए कीमतों के हवाले से। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब ये पायदार हो, सस्टेन्ड हो। अगर ये जो रुझान है तेल की कीमतों में, ये बरकरार रहे। क्योंकि जिन लोगों ने कोई माल लाकर अपने गोदामों में महंगी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पे लेकर आए हैं, तो आज अगर पेट्रोल और डीजल सस्ता भी होता है तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि उसको सस्ता बेचें। तो उसमें जो हमारी इंतज़ामिया है उसका बड़ा एक रोल होगा कि जहां फ़ायदा लोगों को मिल सकता है उसको यकीनी बनाएं। और हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि ये जो तेल की कीमतों में जो कमी का जो रुझान है ये बरकरार रहे, तो उसके नतीजे में फिर इसके जो फ़वाइद हैं वो फिर लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन फौरी तौर पर जाहिर है लोगों को अगर 18 रुपए से ज़ायद पेट्रोल की कीमत में कमी होती है, तो जो गरीब लोग हैं जिनके पास छोटी गाड़ियां हैं या मोटरसाइकिल्स हैं, उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है। जो लोग
10 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं, जी जी चलाते हैं, उनके लिए शायद उस पर कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आम लोगों को इससे फायदा यकीनन होगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो 10 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं पाकिस्तान में बहुत कम है, तो आपको क्या लगता है कि कमी में कामयाबी हो सकेगी या नहीं, हाँ या ना? जी, जो अगर ये रुझान बरकरार रहा तेल की कीमतों का, तो हुकूमत को लाजमन ये कमी करते रहनी पड़ेगी और उसका ठीक है, तो फायदा गिराम होगा। फरोशी और किराए कम होंगे कि नहीं? ये हुकूमत का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि जो किराए और जो चीज़ों की कीमतें जो ट्रांसपोर्ट की वजह से बढ़ी हैं, उनको कम करे। ये हुकूमत का भी इम्तिहान है। ठीक, हाँ या नहीं? आप मुसलंगी साहब हाँ में जवाब दे रही हैं, ना में? जी, मेरा ख्याल है कि फायदा होगा, जवाब हाँ में ही होगा। चलिए ठीक है। शरीला साहिबा, पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद हुकूमत गिराम फरोशी और किराए की कमी में कामयाब होगी या नहीं? मदीहा, इस ऑप्शन में ये हम हाँ या ना में इसको लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका ताल्लुक है हुकूमती रेट के साथ, कि हुकूमत जो है किस तरह अपनी रेट को इम्प्लीमेंट करवा सकती है। देखिए, जो पेट्रोल की प्राइस कम हुई है, इसका इम्पैक्ट की क्वांटम क्या होगा ये हम अभी नहीं बता सकते। जो डीजल है वो काफी सिग्निफिकेंट, उसकी प्राइस कम हुई है 40 रुपीज, तो उसका असर तो किरायों पे होना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट की कम से कम 20% वो कम होनी चाहिए। लेकिन जो आपके चीजें या जो आपके दुकानदारों के जो हैं, उनके कैसे काम होंगे, उसका ताल्लुक हुकूमत के साथ है। देखें, आप कहीं पे भी जब जाते हैं हम दुकान के ऊपर सब्जी या फ्रूट लेने के लिए, हमें कभी भी निर्खनामे लिखे हुए नजर नहीं आते। मंडी में उनकी कीमत कुछ और होती होगी, दुकानों में आके कुछ और हो जाती है, मॉल्स में जाए उनकी कीमत कुछ और हो जाती है। ये तो हुकूमत को चाहिए कि कोई एक निर्खनामा जो है मुकर्रर करे, उसको इम्प्लीमेंट करवाए, ताकि अगर जो उन्होंने सहूलत दी है तो उसका फायदा आवाम तक पहुंचे, और ये पहुंचना भी चाहिए। देखें, डीजल जब 40 रुपए कम हुआ है तो आप 20 रुपए किराया कम करें। आप जो अजनास मंडियों में लेके आते हैं, आप उसकी कीमतें कम करें। पिछले दिनों में काफी ज्यादा बढ़ गई थी इनकी वजह से। तो ये हुकूमत का इसमें बहुत ज्यादा अमल दखल है कि वो कब तक, कहां तक अपनी रेट मनवाती है, कहां तक इन चीजों को कम करवा देती है, क्योंकि जो चीज एक दफा ऊपर जाती है उसको नीचे लाने में बड़ा टाइम लगता है और बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, फिर आप हाँ का ऑप्शन ले रही हैं या ना का ऑप्शन ले रही हैं? देखिए, इसका फायदा तो है, लेकिन इसको कम करवाना हुकूमत का काम है। ठीक है, तो हम हाँ समझे, कम करवाने में यानी आपके कोई ऑप्शन नहीं है? मतलब मुझे ये इसकी ऑप्शन में इसलिए नहीं अभी ले सकती कि ये हुकूमती रेट से इसका ताल्लुक है कि वो कितनी मौसर तरीके से इंप्लीमेंट करवा के इसको कम करवा लेंगे। जो अजनास की कीमतें वगैरह है, किरायों की जो है, वो तो मेरा ख्याल में ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगी कम। ठीक है, चलिए ठीक है, फेयर इनफ। मलिक साहब, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि इसका ताल्लुक जो है वो मौसर हमारी हुक्मरानी गवर्नेंस है। तो अभी तक जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं और दूसरी हैं वो इतना फाल नहीं है। तो उसको ये हमजा शहबाज साहब जो वज़ीर आला हैं, उनका भी टेस्ट केस है कि देखें, पाकिस्तान में एक आम आदमी यही गिला करता है कि जब प्राइस से ज़्यादा होती है तो उसको जवाब बना के हर चीज़, अब दूध दही से लेके अंडे टमाटर तक हर चीज़ बढ़ गई, किराए बढ़ गए, लेकिन कीमतें कम हुई हैं, तो वो रुझान नज़र में आ रहा है। तो इसके लिए इफेक्टिव हमें गवर्नेंस चाहिए, सस्ते बाजार चाहिए, और लोगों की भी इस निज़ाम में शमूलियत हमें चाहिए, मार्केट कमेटियों का एक रोल चाहिए। तो इसलिए मैं तो ये मायूस हूँ कि अभी तक जो हमारी गैर मौसर गवर्नेंस है वो आम आदमी तक समरात पहुँचने नहीं चाहती, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो अभी शानीला ने बताया, वो अपने दफ्तरों से बाहर निकल के उन्हें चाहिए कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म हो। जो प्राइस कंट्रोल की फहरिस्त होती है वो कहीं पे डिस्प्ले ही नहीं होती। आजकल जदीद ज़राए हैं, आप सोशल मीडिया के ज़रिए कर सकते हैं, आप और जगह के ज़रिए कर सकते हैं, लोगों को आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आपके एरिए में क्या रेट है, कोई आप हेल्पलाइन लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं नज़र आता। तो सबसे पहले तो सुबह मंडियों में वाहन की प्रेजेंस होनी चाहिए, और मंडियों के बाद फिर होल सेल के बाद रिटेल की तरफ आनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा ऑप्शन नहीं में है, क्योंकि इसकी में जो ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी है वो लो है। चलिए ठीक है। आगा साहब, पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद हुकूमत गिराम फरोशी और किराए की कमी में कामयाब होगी, हाँ या ना? देखिए, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि मैंने इस पे आज एक रिपोर्ट भी किया, मेरी गुड्स ट्रांसपोर्ट्स वालों से भी बात हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई है। जहाँ तक इंट्रा सिटी और इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन की बात है, बसों की बात है, वो तो किराए कम होंगे, क्योंकि वो उसका मैकेनिज़्म बहुत आसान है।
और जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं उनकी टीम्स ऑलरेडी वहाँ पे, जिसको हम अड्डे कहते हैं, सही। वहाँ पे बैठी होती हैं, मौजूद होती हैं। डीसी की टीम भी होती है, वो तो हो जाएंगी। लेकिन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो मेरी उनसे बात हुई है, वो कहते हैं कि जी या तो हमें कंफर्म बताएं कि आप 3 महीने तक रेट इससे कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं डीजल सही, का, सही। फिर तो हम आपसे बात करते हैं, ठीक है, वरना हम नहीं कर सकते। उन्होंने तो यानी कि स्टोरी की हद तक तो जवाब ही सही, दिया। बाकी हुकूमत बेहतर जानती है। उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं हो जी, सकता है जी। हमारे गुड ट्रांसपोर्ट का। वो वाकई वो सही कहते हैं, यानी कि एक वहाँ पे आपको पता है कि रेट नहीं बताए जाते हैं, नंबर होती है। फॉर एग्जाम्पल लाहौर, अगर आप कहते हैं लाहौर गुजरावाला का जो अपना डाला है या जो शाहजोर है, तो वो यानी कि फिक्स होता रेट, जो कई महीने कई साल चल रहा है, 7,000 रुपये या 17,000 रुपये। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वो कहते हैं इस तरह नहीं है कि आप आज काम कर देते हैं, कल फिर कहेंगे कि कीमत बढ़ गई, हम बढ़ाने लगे हैं। 3 महीने का हमें क्वेश्चन बताते हैं कि इससे कम होगा, बढ़ेगा नहीं, फिर तो हम रेट काम करते हैं। ये बात गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों ने एज ए स्टोरी मुझसे बात की है। जो आप बाकी गुड्स- हुकूमत जाने और वो जाने। एक जो- और बात आ जी, गई, जी। जब आ गई ग्राम फरोशी की तरफ, उसमें अनफॉर्चुनेटली कहें कि हर प्रोविंस की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर शहर की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है। सही, यानी कि मैं जब लाहौर से निकलता हूं इस्लामाबाद की तरफ, तो एक फॉर एग्जाम्पल मैं गुजर खान से अगर गोश्त खरीदता हूं छोटा, तो वो मुझे आज भी 1100 रुपए का मिल रहा है। उससे आगे अगर मैं खरीदता हूं मंदरा से, वो मुझे 950 रुपए का भी मिल रहा है। वही लाहौर में मुझे 1400 रुपए का मिलता है, सही। इस्लामाबाद में 1700 रुपए का मिलता है। सही, प्रॉब्लम ग्राम फरोशी की जहां तक है, हमारे यहाँ पे सिस्टम, माफ कीजिएगा मैं आखिरी 1 मिनट लूंगा, हमारे यहाँ सिस्टम क्या चलेगा जबकि एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब 1.25 करोड़ की गाड़ी में से निकलकर एक दुकानदार से पूछेंगे कि तुम्हारा रेट कम कितना है आज। सही, अब ये तो देखें, ठीक है। 1.25 करोड़ की गाड़ियां हैं। आगा साहब आप बताइएगा, आप ऑप्शन क्या लेंगे? हाँ का ऑप्शन लेंगे या अब ना का ऑप्शन लेंगे? कैसे आप कहेंगे कि वो बाबू मुझे आखिरी में, मैंने ऑप्शन तो ले लिया, ऑप्शन पहले हाथ लिया मैंने कि किराए बसों के काम हो जाएंगे और बाकी जो है उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आखिरी बात आपने मैं ये हाँ का कहूंगा, ऑप्शन लिया। एक बाबू 1.25 करोड़ की गाड़ी में से अपने जो है हज पप्पी के जूते पहनकर किसी दुकान पे जाके नहीं पूछता है कि तुम्हारा आज रेट क्या है। ठीक है, आजम चौधरी की जानिब चलेंगे। आजम साहब, आप क्योंकि लाहौर से वाबस्ता हैं, तो आप देखते हैं कि लाहौर में कभी भी कल्चर नहीं रहा कि प्राइस लिस्टें लगा ली जाए। वही जब गाड़ी आती है कि देखती है कि यहाँ पर प्राइस कंट्रोल लिस्टें लगी हैं या नहीं, तो सब डिस्प्ले कर लेते हैं। उसके बाद गाड़ी जाते साथ ही वो तमाम लिस्टें निकाल के अंदर रख ली जाती हैं और अपने मनमाने रेट्स के ऊपर चीज़ें बेचना शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ भी है, माजी में हमने देखा। अब ये आप बताइएगा कि आप क्या ऑप्शन ले रहे हैं कि जो कमी है उसमें कामयाब हो पाएगी हुकूमत या नहीं, हाँ या ना? देहा पाकिस्तान में हमने जब से होश संभाला है, हमने देखा है कि जो कीमतें बढ़ जाती हैं वो नीचे नहीं आती। सही, मैं कल का एक वाकया सुनाता हूँ। कल एक ग्रोसरी स्टोर वाले ने मुझसे कहा कि पिछले 4 साल से उसे किसी ने नहीं आके पूछा कि वो कौन सी चीज़ किस रेट पे बेच रहा है। जब उससे कोई पूछेगा ही नहीं, जब उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो उसकी मर्जी है वो जिस मर्जी रेट पे बेचे। अब आ जाते हैं हम असल बात की तरफ कि पेट्रोलियम की कीमतें कम होने से क्या उसके असरात हम तक पहुंचेंगे? मुझे ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। आप किराए, बसों के किराए में थोड़ा बहुत कमी बेशी कर लेंगे, सही, आप गुड्स ट्रांसपोर्ट में थोड़ी बहुत कमी बेशी कर लेंगे, लेकिन आप जो आपका ग्रोसरी है, जो बाकी सामान है, जो ग्राम फरोशी है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको इंतजामी मशीनरी को मुतहर्रिक करना पड़ेगा। सही, और उसके लिए देखें जो हमारा ताजर तबका है वो भी पैसे नीचे लाने को तैयार नहीं होता, वो भी कंप्रोमाइज नहीं करता। इस पे एक कलेक्टिव विजडम भी चाहिए और मजबूत हुकूमती रिट भी चाहिए जो इसको पूरी तरह जो है ना इम्प्लीमेंट करवाए। बड़ा आसान हल है, आज डिजिटलाइज है पूरी दुनिया। हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर एक एप्लीकेशन लॉन्च करे, हर बंदा जहां पे उसको जो रेट मुकर्रर है वो फौरी तौर पर उस एप्लीकेशन पे अपलोड करे, जो फौरी तौर पर हुकूमत को फीडबैक मिल सकता है। देखिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए एक कमिटमेंट चाहिए, एक विजडम चाहिए। और अगर तो उस कमिटमेंट का मुजाहरा कर लेगी गवर्नमेंट तो शायद हमें थोड़ा बहुत कमी बेशी नजर आ जाए। लेकिन जिस किस्म के हमारे हुकूमती हालात हैं, हम अभी इलेक्शनों पे जा रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हम फेस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मुश्किल है, अभी ये असरात नीचे तक नहीं आ पाएंगे।
ठीक है, मलिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। कहना चाह रहा था कि देखिए रेट जो मुकर्रर करते हैं कि जो मीट एसोसिएशन है, जो चिकन की एसोसिएशन है, रेट मुकर्रर करना इलीगल है। दुनिया के किसी मुल्क में एक चीज का एक रेट नहीं होता। जी। तो इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक गैर फाल इदारा ठीक है, है। उसको फाइन करना पड़ चाहिए और उनको ये जो कार्टेल्स हैं उनको जुर्माने करने चाहिए कि रेट निकालना। जी। वो ये क्या होता है कि एक एसोसिएशन जो एक बड़ा ग्रुप है वो ये तय कर लेता है कि हम इस रेट से कम अंडे नहीं बेचेंगे, मुर्गी नहीं बेचेंगे, और फिर उसमें उनका प्रॉफिट होता है। ये सारा अमल पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गैर कानूनी है। तो रेट कम करना चाहते हैं तो इन कार्टेल्स के ऊपर इंतजामिया का एक्शन होना चाहिए, जिस तरह शुगर पे हुआ जी, जी, है। शुगर का रेट क्यों कम हुआ जी, है जी, जी। कि पिछली हुकूमत ने उनके कार्टेल्स के ऊपर जी, जी। एक इंतजामी एक हमला किया जिसके नतीजे में कंज्यूमर को फायदा हुआ। जी, अब जी। रेट मुकर्रर कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? वो बड़े बड़े सरमायादारों के ग्रुप जी। हैं जो जिनका मार्केट में बहुत बड़ा शेयर है। सही है। जो चीनी है, जिस तरह से आपने शुगर का है, वो तो हो गई एक सियासी कमोडिटी, लेकिन हमें ये देखना है कि कब जो कीमतें हैं वो आवाम को कम कीमतें जो हैं वो मिलेंगी। तमाम पैनलिस्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम बाखबर से मदीहा को दीजिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।